आशिक की आशिकी चैप्टर 71 सजा मेहंदी फंक्शन दिल्ली। वो लड़का बेरहमी से नूर के होठों को चूमता रहता है। नूर की हालत कुछ देर में ही ऐसी हो जाती है कि अगर उसे जल्दी उस लड़के ने नहीं छोड़ा तो वो बेहोश हो जाएंगी। नूर की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। वो लड़का नूर की आंखों को बंद होते देख उसे छोड़ देता है। नूर अपना सिर उसके सीने पे रख देती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है क्योंकि उसे बेहोशी छाने लगी थी। वो लड़का नूर की पीठ सहलाने लगता है। वो लड़का नूर को गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और उसे पानी पिलाता है। कुछ देर के बाद नूर नॉर्मल हो जाती है और उस लड़के को टेढ़ी नजरों से देखने लगती है। उस लड़के के हैंडसम फेस पे कोई भाव नहीं था। वो एकटक नूर की झुकी पलकों और उसके लाल हो चुके होठों को देख रहा था। उसका चेहरा देख के ऐसा लग रहा था कि उसका मन अभी भरा नहीं है। उसे नूर और भी ज्यादा चाहिए। लेकिन नूर की हालत खराब थी। वो लड़का अपनी उंगलियों को नूर के चेहरे पे चलाने लगता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, नूर, हमने आपको पहले भी समझाया है और आज आखिरी बार फिर से समझा रहे हैं। आप कभी किसी भी लड़के के पास अगर हमें दिखाई दी तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। आज आपने गलती की है तो उसकी सजा तो आपको मिल चुकी है। अब उनकी बारी है सजा भुगतने की। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के की बात सुन के नूर डर जाती है। उसे समझ आ गया था कि वो लड़का अब काका को सजा देने की बात कर रहा है। नूर अपनी आंखों में आंसू भर के डरती हुई ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं दानव, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो मेरे पिता की उम्र के हैं और मैंने तो उनको छुआ भी नहीं था। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। आज को जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए पर उन्हें कुछ मत कीजिए। उद्धरण चिन्ह। नूर उस लड़के के सामने गिड़गिड़ाती रहती है लेकिन उस लड़के के चेहरे के भाव अब भी वैसे ही रहते हैं। वो वैसे ही पत्थर बना रहता है। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदलते। वो एकदम से नूर का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए बाहर लेकर जाने लगता है। वो लड़का नूर को खींचते हुए गार्डन में ले जाता है और वहां पर रखी अपनी किंग साइज चेयर पर बैठ जाता है। वो लड़का नूर का हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। नूर उस लड़के की पकड़ से छूटने की कोशिश करती है क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी। लेकिन वहां पर जितने भी गार्ड्स खड़े थे अपनी नजरें झुका के खड़े थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि नूर को नजरें उठा के देख तो सके। लेकिन फिर भी नूर की हालत खराब हो रही थी। वो खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। नूर की कोशिश देख के उस लड़के को फिर से गुस्सा आने लगता है। वो नूर की कमर पर हाथ रखकर उसे खुद से चिपका लेता है। नूर की सांसें अटक जाती है। वो चुपचाप शांति से उस लड़के की गोद में बैठ जाती है क्योंकि उसे छूटने का तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो लड़का अपने गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। नूर जैसे जैसे उसकी बात सुन रही थी, उसे पसीने आ रहे थे। गार्ड्स काका को पकड़ के गार्डन में ले आते हैं। काका अपनी नजर झुका के अपने दोनों हाथ जोड़कर उस लड़की के सामने खड़े हो जाते हैं। एक गार्ड काका के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो लड़का काका को इशारा करता है। काका अपनी साइड में देखते हैं तो उनके पास एक गार्ड अपने हाथ में चाबुक लेकर खड़ा था। काका समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो चाबुक उठा लेते हैं और खुद को मारने लगते हैं। ये देखकर नूर की आंखों से आंसू बह जाते हैं। नूर उस लड़के को कहती है, दाव, उन्होंने कुछ नहीं किया, जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। प्लीज काका को जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। वो लड़का नूर के चेहरे को पकड़ के काका की तरफ कर देता है और उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए कहता है, सामने देखो, जितना तुम देखोगी इतनी जल्दी उन्हें रिहाई मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। नूर रोते हुए कहती है, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए ना। आपको जो भी सजा देनी है वो मुझे दे दीजिए प्लीज। अखन छोड़ दीजिए, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए। उनको जाने दीजिए ना प्लीज। नूर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है। लेकिन अखन पे नूर के आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एकटक सामने देखे जा रहा था। नूर की आंख लाल होने लगी थी रोते रोते। अखन नूर को अपनी गोद में उठा लेता है और जाते हुए काका से कहता है, खुद को मारने की आवाज अंदर तक आनी चाहिए। 1 घंटे से पहले अगर आपके हाथ रुके तो फिर गब्बर 2 में ठाकुर का रोल आप ही करेंगे। उद्धरण चिन्ह। अखन नूर को लेके अपने कमरे में चला जाता है और उसे बेड पे लिटा के उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो नूर के आंसू साफ करके उसके चेहरे को अपनी बाजू पे रख के उसे शांत करवाने लगता है। नूर उसके सीने से लग के कुछ देर में शांत हो जाती है और सुबकते सुबकते सो जाती है। वही दूसरी ओर राजस्थान में राठौड़ हवेली में काशी पूरा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है। वो रोते रोते सो चुकी थी। रात को डिनर के वक्त भी वो खाना अपने कमरे में ही खाती है और किसी से कोई बात नहीं करती।
दिन में सो लेने की वजह से उसे रात में नींद नहीं आती, इसलिए वो अक्षत की फोटो लेकर बालकनी में लगे झूले पर जाकर बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है। झूले पर बैठे बैठे बातें करते करते उसे नींद आ जाती और वो वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को झूले पर ही पाती है। काशी अक्षत की फोटो को पकड़ के सो रही थी। वो एक नज़र अक्षत की फोटो की तरफ डालती है और उसे सब याद आता है कि उसकी शादी हो रही है, लेकिन अक्षत के साथ नहीं, किसी और के साथ। ये याद आते ही फिर से काशी की आंखें नम हो जाती है। काशी अपने कमरे में आती है और शॉवर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद वो पूरी तरह से रेडी होके अपने बेड पर ही बैठ जाती है, क्योंकि उसका बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बाहर जाते ही उसे फिर से अविनाश की शक्ल दिखाई देती। शक्ल से उसे वो अक्षत लगता, लेकिन फितरत से वो कोई और ही था। काशी को ये सोच सोच के ही घबराहट हो रही थी। अगर सच में उसकी शादी उस बेहरूपिये के साथ हो जाती है तो उसका क्या होगा, क्योंकि उसे अभी तक अक्षत का कुछ पता ही नहीं चला था। काशी बैठे बैठे अक्षत के बारे में पता लगाने के बारे में सोचती रहती है। कुछ देर के बाद एक सर्वेंट आके उसे नाश्ता देकर चला जाता है, जो कि मीरा जी ने उसके लिए भिजवाया था। काशी नाश्ता कर लेती है और अपना फोन चलाने लगती है। हवेली में काशी और अक्षत की मेहंदी की तैयारियां की जा रही थी। पूरी हवेली को मेहंदी की रस्म के लिए तैयार किया जा रहा था। ग्रीन कलर से पूरी हवेली में डेकोरेशंस की गई थी। मेहंदी की रस्म शाम को होने वाली थी, इसीलिए सब आराम से काम कर रहे थे। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर जाता है और शाम के समय मीरा जी और दादी जी फिर से काशी के लिए कुछ कपड़े और गहने लेकर आती है और उसे वह पहनने के लिए कहती है। काशी बुझे मन से कपड़े लेकर चेंज करने के लिए चली जाती है। कुछ देर में वो पूरी तरह से राजस्थानी लिबास में लिपटी हुई थी। बिना मेकअप के भी वो कहर ढा रही थी। आज तो उसे कोई भी देखकर फिदा होने वाला था। मीरा जी और दादी जी काशी को अपने हाथों से खानदानी जेवर पहनने लगती है। पूरी तरह से रेडी हो जाने के बाद दादी काशी के कान के पीछे नजर का काला टीका लगाते हुए कहती है, मेरी फूल सी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, सब कुछ अच्छा हो जाए, बस इतनी दुआ है ऊपर वाले से। उद्धरण चिन्ह। मीरा जी और दादी दोनों की आंखें नम हो चुकी थी काशी को देखकर, लेकिन काशी अपने अंदर के इमोशंस को दबाए रखती है, क्योंकि अगर वो रो देती तो उसको देखकर वो दोनों भी रोने लग जाती। इसीलिए वो खुद को शांत ही रखती है और अपने चेहरे पर झूठी स्माइल बनाए रखती है। दादी जी और मीरा जी थोड़ी देर और काशी से कुछ बातें करने के बाद बाहर चली जाती है, क्योंकि मेहमानों के आने का वक्त हो गया था और उन्हें गेस्ट को अटेंड करना था, इसलिए वो बाहर चली जाती है। कुछ देर में सारे मेहमान आ जाते हैं और काशी को रस्म के लिए बुलाया जाता है। सिया और अनवी काशी को लेकर हॉल में चली जाती है। काशी ने ग्रीन कलर का आउटफिट पहना हुआ था। जैसे ही काशी अपने पायल की छन छन के आवाज के साथ वहां एंट्री करती है, सबकी नजरें उसी के ऊपर ही थम जाती है। अविनाश भी ग्रीन कलर के कुर्ते में रेडी हुआ था और कुछ कम नहीं लग रहा था। वो भी काशी को ताड़ने लगता है। काशी को लाके सेंटर में बैठा दिया जाता है, जहां पर उसे बैठाकर मेहंदी लगने वाली थी। सबसे पहले दादी जी और मीरा जी आके उसके हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगाकर शगुन कर देती हैं और उसके बाद मेहंदी वाली काशी को मेहंदी लगाने लगती है। अनवी और सिया उन दोनों का मुंह भी लटका हुआ था बाकी सबकी तरह, क्योंकि उन्हें भी अक्षत का उस दिन वाला बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें भी लगने लगा था कि अक्षत काशी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ये शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन काशी शादी से पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए बाकी सबको भी उनकी मर्जी के हिसाब से अपनी मंजूरी देनी पड़ती है। काशी को कुछ देर में पूरी तरह से मेहंदी लग जाती है। मेहंदी वाली काशी से दूल्हे का नाम पूछती है लिखने के लिए। काशी अपनी डब्बाई आंखों से उसे खुश होकर जवाब देती है, अक्षत राठौर। उद्धरण चिन्ह। मेहंदी वाली पूरी सलीके के साथ काशी के हाथों में अक्षत का नाम लिख देती है। काशी अपने हाथों में अक्षत का नाम देखकर खुश हो जाती है और बार बार उस नाम को देखने लगती है, निहारने लगती है। काशी की हरकतें देखकर अविनाश को चीड़ मची हुई थी, क्योंकि काशी ने अपने हाथों में अक्षत का पूरा नाम लिखवाया था। इसीलिए अब अविनाश का दिमाग खराब हो रहा था। वो गुस्से से पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है और बार काउंटर पर जाकर ड्रिंक करने लगता है। कुछ देर में वो पूरी तरह से नशे में धुत हो चुका था। राणा जी अविनाश को नशे में धुत देखकर उसके पास चले जाते हैं, क्योंकि उनको फिक्र थी कि कहीं अविनाश नशे में किसी को कुछ कह ना दे और उनका सारा बना बनाया प्लान बिगड़ ना जाए। इसीलिए राणा जी अविनाश के पास चले जाते हैं और उसे शांत करवाने की कोशिश करने लगते हैं।
लेकिन अविनाश तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए राणा जी अपने एक गार्ड को इशारा करते हैं और गार्ड हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है। तभी अचानक से कुछ देर के लिए हवेली की सारी लाइट कट हो जाती है और पूरी हवेली में अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर राणा जी अविनाश के मुंह पर हाथ रखकर उसे वहां से लेकर निकल जाते हैं। CH-72 विवाह संपन्न हुआ। राठौड़ हवेली। मेहंदी की रस्म पूरी होने के बाद काशी को अनवी और सिया के साथ उसके कमरे में भेज दिया जाता है, क्योंकि अक्षत और काशी की शादी शाम को होने वाली थी। संगीत की कोई भी रस्म उनकी शादी में नहीं हुई थी। अविनाश भी अपने कमरे में रेडी होने के लिए चला जाता है और बाकी सब भी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। अविनाश अपने कमरे में चला जाता है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके अपने डैड को कॉल करता है और उन्हें मिलने के लिए हवेली के पास वाले जंगल में बुलाता है। सूरजभान अविनाश का कॉल कट होते ही उससे मिलने के लिए निकल जाता है। वो दोनों बाप बेटे कुछ देर में आमने सामने होते हैं। अविनाश सूरजभान से वही सवाल रिपीट करता है, क्या उन्हें पाखी के बारे में कुछ पता चला है या नहीं? उद्धरण चिन्ह। सूरजभान अविनाश का सवाल सुनकर परेशान हो जाता है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आने लगती है। सूरजभान को समझ नहीं आ रहा था कि वो अविनाश को कैसे पाखी के मैटर से हमेशा के लिए दूर कर दे, क्योंकि वो पाखी के मैटर में जितना शामिल होता जाएगा उतना ही ज्यादा वो उलझता जाएगा। अविनाश अपने डैड को परेशान देखकर उनसे पूछता है, डैड क्या बात है, क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं? डैड, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपसे कोई काम कहा और आपने ना किया हो, और पाखी के बारे में पता लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी जो कुछ भी सालों पहले हुआ था वो सब आधी प्लानिंग तो आप ही की थी ना उसमें। तो फिर डैड, आपको कैसे नहीं पता कि पाखी अगर जिंदा है तो कहाँ पर है, या फिर ऐसा है कि आप मुझे बताना नहीं चाहते कि पाखी कहाँ पर है? उद्धरण चिन्ह। सूरजभान अविनाश की बात सुन के सोच में पड़ जाता है। वो कुछ देर शांत रहता है और फिर अविनाश से कहना शुरू करता है, देखो बेटा, अभी बहुत सारे राज ऐसे हैं जो सालों पहले दफन हो चुके हैं, जिनसे अभी पर्दा उठना बाकी है। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम पाखी के मामले से दूर रहो। हमें सिर्फ अक्षत की प्रॉपर्टी से मतलब है और किसी से कोई भी मतलब नहीं है। तुम बस किसी भी तरह काशी से शादी कर लो, क्योंकि मैंने सुना है राठौड़ खानदान की सारी प्रॉपर्टी पाखी के नाम पर नहीं हुई थी। अभी भी उनकी 50% हिस्सेदारी जो है वो उस बुढ़े के नाम पर है, और मैंने तो ये भी सुना है कि अक्षत की हुकुम सा गद्दी पर बैठने के साथ ही वो बूढ़ा अपना सब कुछ अक्षत की बीवी काशी के नाम पर कर देगा। और अगर तुम्हारी काशी से शादी हो जाती है और तुम उनके साथ उसी घर में रहते तो तुम मौका देखकर काशी से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवा सकते हो, जिसमें कि तुम्हारा असली नाम होगा। एक बार सारी प्रॉपर्टी काशी के नाम पर हो जाए फिर उससे प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, और एक बार हमें सब कुछ मिल जाए उसके बाद हम हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। देखो अविनाश, तुम इन सब से दूर ही रहो तो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि इन सब में जितना शामिल होना चाहोगे उतना ही तुम गहरे गड्ढे में दफन होते जाओगे। इन सब को संभालने के लिए तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। अभी तुम्हारा में मोटिव सिर्फ काशी से शादी करना होना चाहिए, और वैसे भी उस लड़की को तो तुम पसंद करते हो ना, तो फिर दिक्कत क्या है उससे शादी करने में? अगर वो तुम्हारी हो जाएगी तो अक्षत की इससे बड़ी हार्टी कोई होगी ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। अविनाश सूरजभान को जवाब देता हुआ कहता है, डैड, मैं काशी को पसंद करता हूँ बहुत पहले से। इसीलिए तो उस घर में अभी बनकर गया था, क्योंकि काशी तो सिर्फ अभी को ही को जानती थी, अविनाश को नहीं जानती। लेकिन उस घर में घुसना भी मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन दोनों भाइयों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया था। उन सब ने मिलकर जो मेरे साथ किया उसका बदला तो मैं उनसे लेकर ही रहूंगा। सारा काम सही चल रहा था, पर पता नहीं उस अक्षत राठौड़ में इतना दिमाग आता कहाँ से है। हम जो भी सोचते हैं वो उससे 2 कदम आगे निकलता है। पता नहीं उस आदमी को पता कैसे चल गया कि मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि आज तक तो मैं किसी से मिला ही नहीं। मैं राजस्थान में भी नहीं रुका, मैंने अपनी प्रोफाइल भी चेंज कर दी। फिर भी उसने पता लगा लिया कि मैं आपका बेटा अविनाश राठौड़ हूँ, और इसीलिए उसने मुझे घर से निकालने की कितनी कोशिश की। वो तो मेरा लक अच्छा था जो उस बुढ़े ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया, वरना तो मैं कब का उस घर से बाहर होता। ऑस्ट्रेलिया में उसका एक्सीडेंट करवाया, उसकी किडनैपिंग की, फिर जाकर कहीं उसकी जगह मैं हॉस्पिटल में ले पाया। लेकिन वहां भी जगह लेना आसान नहीं था, क्योंकि उसका वो भाई वहां भी पहुंच गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अबीर भी वहां ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा अपने भाई की याद में।
लेकिन हम क्या कर सकते थे, वो वहां गया था तो उसे चकमा देने के लिए एक डेड बॉडी को अक्षत की जगह रखा, अक्षत की चेहरे के साथ, और उसके बाद खुद को उससे रिप्लेस करना आसान नहीं था, वो भी इतने सारे गार्ड्स के रहते हुए। लेकिन उन सबको पागल बनाना आपके बेटे के बाएं हाथ का खेल था, और वो बेवकूफ तो आज तक पागल बनते आ रहे हैं। जो उन्हें आज तक नहीं पता चला कि मैं अक्षत राठौर नहीं, अविनाश राठौर हूँ, सूरजभान राठौर का बेटा, जिसे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था। उन लोगों ने मुझसे मेरा हक छीना है और अब मैं उनसे अपना हक वापस लेकर आऊंगा। उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने किस इंसान से पंगा लिया है। मैं काशी से शादी करूंगा और उसे अपना बना लूंगा। फिर देखता हूँ अक्षत राठौर की अकड़ कहाँ पर जाती है। मैं काशी को यहाँ अपना बनाऊंगा, वहाँ वो खून के आंसू रोएगा और तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मेरे अंदर सालों से जो आग जल रही है उसको थोड़ी शांति मिलेगी। उद्धरण चिन्ह। सूरजभान अपने बेटे को समझाते हुए कहता है, यही बात है कि मुझे यकीन है कि तुम मेरा ही खून हो। मक्कारी तो हमारे खून में ही बसती है। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि शादी का टाइम हो चुका है और तुम्हें वहां ना देखकर बाकी सब लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अविनाश अपने पापा की बात सुन के वहां से हवेली के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद सूरजभान अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करता है। सामने वाला एक रिंग जाने पर ही कॉल अटेंड कर लेता है और सूरजभान बकरी की तरह में मिमिते हुए कहता है, मालिक मैंने मेरा काम कर दिया है। मेरा बेटा पाखी के मैटर से बिल्कुल दूर रहेगा। अब आप भी उसे कुछ मत कीजिएगा। वो आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। आपके काम में बिल्कुल टांग नहीं अदाएगा। सामने से कुछ बोला जाता है और फिर कॉल कट हो जाती है। सूरजभान अपने फोन को एक नज़र देखता और फिर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। सूरजभान के जाने के बाद एक इंसान जो पेड़ के पीछे छुपा उन दोनों बाप बेटे की सारी बातें सुन रहा था, वो बाहर आता है और अपना फोन निकाल कर किसी को कुछ मैसेज सेंड करता है और वो भी वहां से निकल जाता है। राठौर हवेली में अविनाश और काशी की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। काशी के कमरे में कुछ ब्यूटिशियन मिलकर काशी को दुल्हन की तरह तैयार कर रहे थे। काशी ने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था और साथ ही खानदानी गहने भी पहने हुए थे। घर के बाहर बड़े से गार्डन में दोनों की शादी का मंडप सजाया जा चुका था। पंडित जी अपनी सारी तैयारियां कर चुके थे। हवन कुंड में अग्नि जलाई जा चुकी थी। पंडित जी सारी तैयारियां करने के बाद मीरा जी को दूल्हे को बुलाने के लिए कहते हैं। मीरा जी हाँ में सिर हिला के अबीर को इशारा करती है। अबीर उनकी बात सुन के अक्षत को बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ चला जाता है। अबीर अक्षत के रूम के बाहर जाकर 2-3 बार नॉक करता है, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलते ही नहीं है। अबीर फिर से नॉक करता है और अक्षत को आवाज भी देता है, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुलता। अबीर कोई आवाज ना आता देख परेशान हो जाता है और डोर को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अंदर से लॉक होने की वजह से डोर नहीं खुलता। अबीर एक सर्वेंट को बोलकर मास्टर की मंगवाता है और डोर खोलता है। फिर अंदर जाता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो आवाज देने लगता है, लेकिन तब भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अबीर वहां से जाने को होता है कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और अविनाश रेडी होके बाहर आता है। अक्षत को देख के अबीर की थोड़ी परेशानी कम होती है। वो थोड़ा परेशान भरी आवाज में कहता है, भाई साहब कहाँ थे? मैं आपको कितनी देर से आवाज से रहा हूँ, आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? अविनाश अबीर को बस इतना ही कहता है, मैं बाथरूम में था और मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दी। उद्धरण चिन्ह। अबीर कुछ आगे बोलने का होता है, लेकिन अविनाश अपना हाथ दिखाकर उसे वहीं पर रोक देता है। अबीर बस इतना ही कहता है, भाई साहब पूजा का टाइम हो गया है, पंडित जी ने आपको मंडप में बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। अविनाश हाँ में सिर हिला के अबीर को जाने का इशारा करता है। अबीर चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। कुछ देर में अविनाश पूरी तरह से रेडी होके मंडप में बैठ जाता है और पंडित जी वर पूजा शुरू कर देते हैं। वर पूजा पूरी हो जाने के बाद पंडित जी दुल्हन को बुलाने का फरमान सुनाते हैं। मीरा जी अनवी और सिया को काशी को लेकर आने के लिए कहती है और वो दोनों काशी को लेकर आने के लिए चली जाती है। अनवी और सिया काशी को लेकर आती है। काशी जैसे ही वहां पर एंट्री करती है, सबकी नजरें काशी के ऊपर रुक जाती है। लाल रंग के जोड़े में सजी हुई काशी अप्सरा की तरह लग रही थी। वहां पर जितने भी लोग आए हुए थे सब काशी को घूरने लगते हैं। ये देख के अविनाश को गुस्सा आने लगता है। उसकी मुठियां बंद जाती है। वो भी काशी को एकटक देख रहा था, क्योंकि आज उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग चुके थे। काशी कभी मेकअप नहीं करती थी। वो बिना मेकअप के ही बहुत खूबसूरत लगती थी और आज तो वो कहर ढा रही थी।
मीरा जी ने काशी को घूंघट रखने को कहा था और उसने घूंघट कर भी रखा था। फिर भी वो आज कयामत लग रही थी। काशी को अविनाश के बगल में बैठा दिया जाता है और पंडित जी रस्में आगे बढ़ा देते हैं। सबसे पहले दोनों को वरमाला के लिए खड़ा कर दिया जाता है और दोनों वरमाला के बाद पंडित जी फिर से उनको बैठा देते हैं। काशी की आंखें जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे बह रही थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके अंदर उठ रहे तूफान का मंजर बता रहे थे। पंडित जी कन्यादान के लिए आवाज देते हैं। काशी के मॉम डैड टीडे नहीं, इसलिए मीरा जी और रणविजय जी उसका कन्यादान करते हैं, क्योंकि अक्षत उनका असली बेटा टी था नहीं, इसलिए उन्होंने काशी को अपनी बेटी मां की ये रस्म की। और वैसे भी कोई और आगे आया ही नहीं। जैसे ही वो लोग काशी का हाथ अविनाश के हाथ में देते हैं, काशी की आंखें झरने की तरह बहने लगती है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रखा था। कुछ देर बाद पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़ा करते हैं। पहले 4 फेरे अविनाश आगे रह के लेता है और बाकी के काशी आगे रह के। फेरों के बाद वो दोनों ओहीर से अपनी जगह बैठ जाते हैं और पंडित जी अविनाश को सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने को बोलते हैं। अविनाश उनके कहे अनुसार सब करता है और लात न्यूज पंडित जी कहते हैं, विवाह संपन्न हुआ। आप दोनों जाके अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। उद्धरण चिन्ह। पंडित जी की बात सुन के तो काशी की दुनिया ही उजड़ जाती है। वो किसी अनजान के साथ आज एक बंधन में बंध चुकी थी, जिस बंधन से वो कभी नहीं बाहर निकल सकती थी। जस्ट 73 फर्स्ट नाइट। अविनाश और काशी की शादी हो जाती है। पंडित जी ने अपना फेमस डायलॉग बोल के उस पे अपनी मोहर भी लगा दी। अविनाश और काशी दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लेने लगते हैं। दोनों सबसे पहले दादाजी का आशीर्वाद लेते हैं। दादाजी अविनाश के सिर पे हाथ रखते हैं और उसको छूते ही उनके चेहरे पे चमक आ जाती है। अविनाश मुस्कुराते हुए उठता है और दादाजी उसको गले से लगा के कहते हैं, वाह मेरे शेर, हमेशा खुश रहो। उद्धरण चिन्ह। अविनाश भी उनको कस के गले लगा लेता है और दादाजी काशी को भी खुश होके आशीर्वाद देते हैं। फिर बारी बारी दोनों दादी जी, मीरा जी और रणविजय जी से भी आशीर्वाद लेते हैं। फिर सारे मेहमान डिनर करते हैं और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद गृह प्रवेश की रस्म होती है। मीरा जी दोनों की आरती करके तिलक लगाती है और काशी के आगे चावल से भरा कलश रख के उसको अपने पैर से गिरा के अंदर आने को कहती है। काशी उनके कहे अनुसार सब करती है, कलश को गिरा के अंदर जाती है और औलते से भरी थाल में पैर रख के अपनी छाप घर में छोड़ते हुए अंदर जाती है। फिर मीरा जी दोनों को मंदिर में ले जाती है और वहां उनसे कुछ रस्में करवाती है। उसके बाद काशी को अक्षत के रूम में ले जाने को अन्वी और सिया को कहती है। वो दोनों काशी को लेके जाते हैं। रूम में जाते ही काशी की आंखें सदमे से बड़ी हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपना स्लाइव निगलती जय और उस डेकोरेटेड रूम को देखती है। काशी की हालत खराब हो रही थी। उस रूम को देख के उसको हल्के हल्के पसीने आ रहे थे। अन्वी और सिया काशी को बेड पे बिठा देते हैं और उसके घूंघट को फिर ठीक कर देते हैं जो उसके कलेरों में उलझ चुका था। अन्वी काशी को छेड़ते हुए कहती है, भाभी भैया के लिए जो केसर बादाम वाला दूध आए वो आप पी लेना, क्योंकि उसकी जरूरत भैया से ज्यादा आपको है। कहा भैया डोले सोले वाले और कहा आप फूल जैसी नाजुक, कहीं सुबह अपनी कमर पकड़ के ही घूमे। अन्वी इतना बोल के हंसने लगती है और उसके साथ सिया भी दांत दिखाने लगती है। बेचारी काशी की हालत पहले ही खराब थी, ऊपर से उनकी बातें उसके और भी पसीने निकाल रही थी। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाने लगती है। उसके दिल और दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है। कुछ देर बाद रूम का डोर खुलता है और अविनाश अंदर आने लगता है। उसको आता देख सिया और अन्वी जल्दी से उसके सामने जाके उसको रोक लेते हैं। पहले तो उसको डोर के बाहर करते हैं और फिर दोनों अपना अपना नेग लेने के लिए हाथ आगे कर देती है। अविनाश नखरे करते हुए कहता है, तुम दोनों मुझे मेरे ही रूम में जाने से रोक रही हो। तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? वैसे भी मेरी इतनी खूबसूरत बीवी मेरा इंतजार कर रही है। कहीं उसको ज्यादा वेट करवाया तो वो नाराज हो गई तो, इसलिए मुझे अंदर जाने दो और रूम दोनों भी रेस्ट करो, थक गई होगी ना पूरे दिन की भागदौड़ से। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन के अन्वी और सिया दोनों की ही आंखें छोटी हो जाती है और अन्वी अविनाश को उंगली दिखाते हुए कहती है, भाई सा ज्यादा ओवरस्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। नेक तो आज आपको देना ही पड़ेगा। बिना नेक दिए टी आज हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। फिर चाहे सारी रात आपके कमरे के बाहर चौकड़ी मार के क्यों ना बैठना पड़े, वो भी मंजूर है, लेकिन आज बिना जेब खाली किए तो आप जा नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। अविनाश एक लास्ट ट्राई करता है।
लेकिन से दोनों तो डॉन के तरह रूम के डोर के बीचों बीच ही खड़ी हो जाती है। अविनाश अपने कुर्ते की पॉकेट से अपना गोल्डन कार्ड निकाल के उनको दे देता है और वो दोनों कार्ड लेके खुशी से साइड हो जाती है। अन्वी और सिया वहां से चली जाती है और अविनाश मुस्कुराते हुए अंदर चला जाता है। अविनाश डोर लॉक करता है और सीधा काशी की ओर कदम बढ़ा देता है। काशी उसको आता देख पीछे होने लगती है। अविनाश उसकी हरकत देख के अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है और एक टेढ़ी स्माइल करता है। अविनाश उसके पास जाते हुए कहता है, बहुत भाग ली तुम और बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब कहाँ बच के जाओगी? अब तो तुम्हें मुझे मेरा हक देना ही होगा। अब तो हमारी शादी भी हो चुकी है तो तुम मुझसे ना भी नहीं कह सकती। आज तो तुम्हें मुझे मेरा हक देना ही होगा। आज कैसे बचेगी मुझसे धर्मपत्नी? उद्धरण चिन्ह। अविनाश इतना बोलता है कि काशी झट से बेड से उठ के उसके गले लग के रोते हुए कहती है, हितकर आप वापस आ गए? कहाँ चले गए थे आप मुझे छोड़ के? पता भी आप जब यहाँ नहीं थे तो जो बेहरूपिया यह आया था उसने क्या क्या किया है? दादाजी के साथ बदतमीजी की। चाचू, अबीर, राणा जी बाकी सबके साथ कितना गलत किया उसने। मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। जानते भी है कितना गंदा था वो। कहाँ चले गए थे आप? वैसे तो जिराफ की गर्दन जितनी लंबी लंबी फेंकते थे, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कोई तुम्हें कभी मेरे होते गलत नजरों से कभी नहीं देख सकता। और अब खुद छोड़ के चले गए। एक पल सोचा भी आपने कि अगर उस डफर के साथ मेरी शादी हो जाती तो क्या होता? अब आप कुछ बोलेंगे या सब मैं ही बोलूं? उद्धरण चिन्ह। अक्षत जो कि इतनी देर से काशी को शिकायतें सुन के मुस्कुरा रहा था वो काशी को कस के अपनी बाहों में समेट लेता है। काशी उसकी बाहों की गर्मी पाके शांत हो जाती है। अक्षत कुछ देर ऐसे ही रहता है और फिर काशी से दूर होता है। काशी की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। अक्षत उसका घूंघट हटा देता है और उसके आंसू साफ करते हुए कहता है, धर्मपत्नी जानती हो ना तुम्हारे आंसू मुझे गुस्सा दिलाते हैं, फिर क्यों इनको ऐसे वेस्ट करती हो? क्यों ऐसे काम करती हो कि मैं तुम्हें दर्द दूं? उद्धरण चिन्ह। काशी अक्षत की बात सुन के अपनी आंखें छोटी करके कहती है, आप कभी नहीं सुधर सकते। कल भी हिटलर थे, आज भी हिटलर है और आगे भी आप ऐसे ही रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। अक्षत काशी की आंखों से आए आंसुओं को सक करते हुए कहता है, लेकिन तुम्हें भी तो इसी हिटलर से प्यार हुआ है तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकती। उद्धरण चिन्ह। तो मैंने चाहे कुछ भी किया हो आप सुधर नहीं सकते। खुद को थोड़ा चेंज नहीं कर सकते? थोड़ी तो नर्म बन सकते हैं। काशी बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहती है। जो बदल जाए वो अक्षत राठौर नहीं। अब जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ और तुम मेरी। अक्षत अपनी वेट टंग को काशी के चेहरे पे घुमाते हुए कहता है। काशी उसकी हरकत से सिहर रही थी। वो अक्षत को खुद से दूर करती है और काशी के ऐसे करते ही अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है। वो काशी के सिर को पीछे से पकड़ के एकदम से अपने पास खींच लेता है। वो जैसे ही उसको किस करने वाला था काशी अपने होठों पे अपना हाथ रख लेती है। अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है। काशी मुंह पे हाथ रख के आंखें बंद किए ही कहती है, मुझे भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। काशी की बात सुन के अक्षत उसको एकदम से छोड़ देता है और अपना फोन लेके किसी को कुछ एमएसजी करता है। और फिर एकदम से काशी की गर्दन में हाथ डाल के उसको अपने बिल्कुल करीब करके, धर्मपत्नी अभी तो तुम खाना खा के अपना पेट भरो। अभी तुम अपनी भूख मिटाओ। उसके बाद मेरी बारी है। वैसे भी आज हमारी फर्स्ट नाइट है। फर्ज तो अदा करना ही पड़ेगा। अक्षत काशी के होठों पे बेरहमी से अपना अंगूठा फेर के उससे दूर हो जाता है। और काशी का कलेजा, लीवर, फेफड़ा, दिल, किडनी सब बाहर आने को हो जाते हैं। अक्षत अपना फोन लेके बालकनी में चला जाता है क्योंकि उसे राणा जी कॉल कर रहे थे। और काशी खुद को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए बाथरूम में चली जाती है। काशी कुछ देर बाद बाहर आती है तो अक्षत ऑलरेडी इसके लिए डिनर सर्व करके सोफे पे बैठा हुआ था। काशी धीरे धीरे चल के बाहर आती है क्योंकि एक तो उसका लहंगा इतना भारी था, ऊपर से ज्वेलरी में रही सही कसर पूरी कर दी थी। अक्षत उसका हाथ पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके पेट पे अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। काशी एकदम से चिहुक जाती है। अक्षत उसके कंधे पे अपना चेहरा रख के उसके गर्दन पे अपनी बियर्ड रब करने लगता है। काशी की पूरी बॉडी में करंट दौड़ जाता है और उसकी पकड़ अक्षत के हाथों पे कस जाती है। काशी अक्षत को रोकते हुए कहती है, अक्षत प्लीज मुझे सच में भूख लगी है। प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अक्षत काशी को कोई जवाब नहीं देता और कुछ देर उसको घूर के देखता है। और फिर प्लेट लेके उसको खाना खिलाने लगता है। काशी भी धीरे धीरे उसके हाथों से खाना खाने लगती है। खाना हो जाने के बाद काशी अक्षत के सीने पे अपना सिर रख देती है और उससे पूछती है, अक्षत आप मुसीबत में फंसे कैसे?
मेरा मतो है आपके पास तो हमेशा ही इतने गार्ड्स होते हैं, तो फिर आप उनके पास पहुंचे कैसे? उद्धरण चिन्ह। अक्षत काशी के पेट पे अपने हाथ चलता हुआ कहता है, धर्मपत्नी में अपनी मर्जी से उनकी कैद में गया था, वरना आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझ पे या मेरी फैमिली पे आंख उठा के तो देख सके। उद्धरण चिन्ह। अक्षत काशी को बोल के पुरानी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक। ऑस्ट्रेलिया। बॉम्ब ब्लास्ट से पहले वाले दिन। अक्षत को पहले ही अविनाश के प्लान का पता चल गया था, इसलिए उसने अपना एक प्लान रेडी किया। उसने राणा जी को काम से भेज दिया और खुद अकेला ही विला जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में अविनाश के आदमी उस पर अटैक करते हैं और अक्षत भी उनसे नॉर्मल फाइट करता है ताकि किसी को शक न हो। अविनाश के आदमी अक्षत को ले जाते हैं और उसकी जगह अपने एक आदमी को उसका मुखौटा पहना के भेज देते हैं, और उस दिन ब्लास्ट में वही आदमी मारा जाता है और उसकी ही डेड बॉडी पुलिस ने देखी और उसको ही लेके राणा जी हॉस्पिटल गए। अबीर के हॉस्पिटल पहुंचने तक वो आदमी ही अक्षत बना हुआ था, लेकिन अबीर जब वार्ड के अंदर गया था तब तक अविनाश उस इंसान की जगह पे लेट गया था और अबीर के बार बार बोलने पे होश में आ गया, और बाकी तो सबको पता ही है। आज शादी के दिन जब वो सूरजभान से मिलने गया टी राणा जी जो कब से उस पे नजर रखे हुए उन्होंने सब सुन लिया था और अक्षत को सब बता दिया। और अक्षत फिर वापस आ गया क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन उनको पाकी की चाहिए थी वो मिल ही चुकी थी। रास्ते में राणा जी ने अविनाश को अक्षत के गार्ड्स ने उठाया और अक्षत अपनी जगह वापस आ गया। फ्लैशबैक एंड। अक्षत काशी को अपर बॉडी को सहलाते हुए कहता है, ये तो रही मेरी कहानी, अब तुम ये बताओ कि तुमने मुझे कैसे पहचाना? उद्धरण चिन्ह। CH74 रोमांस ओवरलोडेड। अक्षत काशी से पूछता है कि उसने उसे कैसे पहचाना कि पहले जो आया था वो अक्षत नहीं था, और आज जब मैं वापस आया तब भी तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं ही असली अक्षत हूँ? उद्धरण चिन्ह। अक्षत का सवाल सुन के काशी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। वो उसकी तरफ पलट जाती है और उसके गले में अपनी बाहों का हार डाल के प्यार से उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए कहती है, एक लड़की अपनी जिंदगी में किसी एक ही इंसान को अपनी रूह, अपना इज्जत, अपना शरीर, अपना सब कुछ सौंपती है। हर कोई इंसान इतनी जल्दी हमारे दिल में जगह नहीं बना पाता है। उस स्पेशल इंसान जिसको हम दिल से अपनाते हैं, उससे हमारी रूह मिलती है। अगर लाखों की भीड़ में भी कोई उसे पहचानने को कहे तो हम आंख बंद करके उसे पहचान सकते हैं। और वैसे भी जब वो बहरूपिया आया था तो उसने आपका फेमस डायलॉग नहीं बोला था धर्मपत्नी? कोट। काशी इतना बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है और अक्षत के चेहरे पर भी छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है जो उसके कठोर चेहरे पर बाहर आने की जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन ये आदमी ऐसे थोड़ी ना किसी को भाव दे सकता था। ये आदमी तो इतना बड़ा हिटलर था कि वो तो भाव को भी हीरे के भाव में तोल दे। काशी जो कि एक तक अक्षत के चेहरे को देखे जा रही थी, वो उसको देख के ही मदहोश होने लगी थी। काशी अक्षत के चेहरे पर अपनी उंगली फहराते हुए उसकी ब्रॉड चेस्ट तक ले जाने लगती है। अक्षत बेचारा तो पहले ही एक मौके की तलाश में था और अब तो काशी ने पहल कर दी थी तो वो क्यों पीछे रहने वाला था। काशी की बॉडी गर्म होने लगी थी। वो आज अक्षत से बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन उसे ये सब करने में शर्म भी आ रही थी। इसीलिए वो खुद को नॉर्मल करने के लिए उसकी गोद से उठ के स्विमिंग पूल वाले एरिया में चली जाती है, जहां इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। कुछ ऐसा ही हाल अक्षत का भी था। उसकी भी बॉडी गर्म हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा हार्ड हो चुका था। वो अपना कुर्ता उतार देता है और काशी के पीछे पीछे स्विमिंग पूल वाले एरिया में चला जाता है और पीछे से ही काशी को अपनी बाहों में भर लेता है और उसकी गर्दन पे अपनी वेट टंग फिराने लगता है। काशी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है और वो खुद को अक्षत की बाहों में ढीला छोड़ देती है। अक्षत अपना हाथ बढ़ाकर काशी के बालों में पिन की हुई चुनरी को निकाल देता है और वही स्विमिंग पूल के साइड में गिरा देता है। अक्षत काशी के बालों को खोल देता है और उसके बालों को खोलने के बाद कंधे के एक साइड करके अपने दांतों से ही काशी के ब्लाउज की डोरी को खोल देता है। अक्षत काशी के ब्लाउज को उसके कंधों से नीचे सरका देता है और उसके गर्दन से लेकर कंधे तक अपने ठंडे होठ उसकी बॉडी पर चलाने लगता है। काशी की पूरी बॉडी में कट दौड़ जाता है। अक्षत काशी की बॉडी पर अपनी वेट टंग फिराते हुए उसकी अपर बॉडी को अपने हाथों से दबाने लगता है। अक्षत काशी को अपनी बाहों में उठा के कमरे के अंदर ले जाता है और उसे बेड पर लेटाकर अपने बाकी के कपड़े भी रिमूव कर देता है और काशी के ऊपर आ जाता है। वो कमरे की लाइट ऑफ करके एक डिम येलो लाइट ऑन कर देता है। उस डिम लाइट में काशी का शरीर सोने की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें शर्म की वजह से झुकी हुई थी और चेहरा गुलाबी पड़ चुका था। अक्षत कुछ देर काशी को ऐसे ही देखता है और फिर उसके गर्दन पर बाइट करने लगता है।
वो काशी की गर्दन से उसके कॉलर बोन तक का सफर तय करता है और धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। अक्षत एकदम से काशी को पलट देता है और उसकी पीठ पर अपने होंठ चलाने लगता है। वो अपने दांतों से काशी के ब्लाउज के हुक खोल देता है और उसकी पीठ पर बाइट करने लगता है। काशी भी इस मीठे दर्द को फील करने लगती है। अक्षत काशी के ब्लाउज को उसकी बॉडी से अलग कर देता है और उसको पलट के उसकी अपर बॉडी पे आ जाता है। उसकी राइट चेस्ट को अपने मुंह में भर के लेफ्ट को अपने हाथ से प्रेस करने लगता है। काशी की दर्द से आहें निकलने लगती है। वो अक्षत को स्लो होने को कहती है लेकिन अक्षत पे कोई असर नहीं होता। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। कुछ ही देर में काशी की चेस्ट पूरी रेड हो चुकी थी। अक्षत अपना हाथ नीचे ले जाने लगता है और उसके लहंगे की डोरी खोल के उसको भी उतार देता है और उसके सेंसिटिव एरिया पे हाथ रख के रब करने लगता है। काशी की पकड़ एकदम से बेडशीट पे कस जाती है। वो अक्षत का हाथ हटाने लगती है, लेकिन अक्षत और भी प्रेशर के साथ उसको रब करने लगता है। काशी की आहें पूरे रूम में सुनाई देने लगती है। कुछ ही देर में काशी पूरी पसीने से भीग चुकी थी। वो अक्षत को रुकने को कहती है लेकिन अक्षत पे कोई असर नहीं होता। वो काशी के ऊपर एक बार फिर से आता है और उसके होठों पे अपनी जीभ चलाने लगता है। काशी उसके होठों के लिए तरसने लगती है। वो बार बार अपनी गर्दन ऊपर उठा के उसके होठों तक जाती लेकिन अक्षत फिर से उसका तड़पता छोड़ के पीछे हो जाता। अक्षत को काशी को सताने में मजा आ रहा था। वो कुछ देर ऐसे ही काशी को परेशान करता है। काशी उसकी हरकतों से गुस्से में आ जाती है। वो एकदम से उसे पलट के उसके ऊपर आके बैठ जाती है और उसकी चेस्ट पे अपने हाथ चलाते हुए उसे किस और बाइट करने लगती है। अक्षत जो पहले ही बहका हुआ था वो काशी की हरकत से और भी ज्यादा पागल हो जाता है। उसके लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो एकदम से काशी को पलट के खुद के नीचे करता है और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा के उसमें एकदम से एंटर कर जाता है। अक्षत को हरकत से काशी की आंखों से आंसू बह जाते हैं और एक जोरदार चीख उस रूम में गूंज जाती है। अक्षत कुछ देर ऐसे ही शांत रह के काशी को शांत करने लगता है और उसका दर्द कम होने पर अपनी बॉडी को मूव करने लगता है। पूरी रात दोनों एक दूसरे पे अपना प्यार बरसाते रहते हैं। दोनों ही एक दूसरे में इस कदर उलझे थे कि कोई भी किसी के छोड़ने को तैयार नहीं था। सुबह के 5 बजे दोनों एक दूसरे की बाहों में थक के सो जाते हैं। वही दिल्ली में उसी रात अखंड का विला। अखंड जन अपने ऑफिस से वापस आया तो उसे नूर कहीं दिखाई नहीं दी। उसने उसे पूरे घर में ढूंढा लेकिन इसे नूर कहीं दिखाई नहीं दी। अखंड ने सर्वेंट से पूछा तो सर्वेंट ने उसे बताया कि नूर काका को लेप देने के लिए सर्वेंट क्वार्टर गई है। सर्वेंट की बात सुन के ही अखंड की आंखें आग उगलने लगती है। वो लंबे कदमों से सर्वेंट क्वार्टर की ओर जाने लगता है। नूर जो कि काका की हालत के लिए खुद को दोषी मान रही थी। वो उनके लिए हल्दी चंदन का लेप लेके गई थी ताकि उनके घाव जल्दी भर जाए। लेकिन उसका तो दिन ही खराब था कि अखंड जल्दी घर वापस आ गया। नूर को सर्वेंट क्वार्टर में देख के ही अखंड की मुठिया बंद हो जाती है। हालांकि सभी सर्वेंट ने अपनी नजरें झुकाई हुई थी लेकिन अखंड का गुस्सा सारी सीमा पार कर देता है। नूर जो कि काका को लेप दे के अपना ध्यान रखने को बोल रही थी। अखंड एकदम से उसके पास जाता है और उसे अपने कंधे पे टांग के विला में जाने लगता है। नूर उससे छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अखंड और भी मजबूती से उसे पकड़ लेता है। अखंड नूर को लाके सीधा अपने रूम में बने स्विमिंग पूल में डाल देता है और खुद को पूल में उतर जाता है। वो एक झटके से नूर की साड़ी पकड़ के फाड़ देता है। नूर उसकी ये हरकत देख के बुरी तरह से डर जाती है और डर से पीछे होने लगती है। वो खुद को अपने हाथों से छुपाने की एक नाकाम कोशिश करने लगती है। अखंड जो कि गुस्से से पागल हो रहा था, उसको नूर के आंसू दिखाई नहीं देते। वो उसकी अंडरस्कर्ट में हाथ डाल के उसे अपने बिल्कुल पास खींच लेता है और नूर के बालों को थोड़ा खींच के उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर करता है और उसके होठों को बेरहमी से काटने लगता है। नूर के दर्द से निकले आंसू उस स्विमिंग पूल के पानी में ही मिल जाते हैं। अखंड नूर के बाकी बचे हुए कपड़े भी फाड़ के अलग कर देता है। अखंड किस करते हुए ही नूर की पूरी बॉडी पे अपने हाथ चलाने लगता है। कुछ देर में नूर की सांसें उखड़ने लगती है कि अखंड उसको छोड़ के उसकी बॉडी पे बाइट करने लगता है। अखंड का एक हाथ नूर की बॉडी को सहला रहा था तो दूसरा हाथ नूर के सेंसिटिव एरिया में चल रहा था। काफी देर तक नूर की बॉडी को बीते करने के बाद अखंड उसे गोद में उठा लेता है। नूर अपने पैर उसकी कमर पे लपेट देती है और उसकी गर्दन पे अपने दोनों हाथ लपेट देती है। अखंड उसे पूल से बाहर लाके अपने रूम में ले जाता है और उसे बेड पे लिटा के अपने सारे कपड़े रिमूव करके उसके ऊपर चला जाता है और ब्लैंकेट से कवर करके नूर में बेरहमी से समा जाता है।
और पूरी फोर्स से खुद को नूर में समाने लगता है। नूर की दर्द से आहें निकल रही थी, लेकिन अखंड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ना ही उसके साथ थोड़ा भी नर्म था और ना ही स्लो। नूर दर्द से अपने नाखून अखंड की पीठ में चलाने लगती है, लेकिन अखंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके साथ उतनी ही हार्ड इंटीमेसी करता रहता है, मानो उस पे आज अपना सारा ही गुस्सा उतार देगा। और नूर चुपचाप उसके दिए दर्द को सहती रहती है। CH75 पहली रसोई और अक्षत की खबर। नेक्स्ट मॉर्निंग, काशी की जब नींद खुलती है तो वो बेड पे अकेली लेटी हुई थी। अक्षत पूरे रूम में कहीं नहीं था। काशी धीरे धीरे उठने की कोशिश करती है। उसकी बॉडी में बुरी तरह से पेन हो रहा था, जैसे किसी ने पूरी रात उसे बुरी तरह मारा पीटा हो। काशी धीरे धीरे उठती है और कुछ देर बेड के क्राउन से टेक लगा के बैठ जाती है। काशी मन ही मन अक्षत को कोसने लगती है, क्योंकि पूरी रात अक्षत ने उसे बुरी तरह से परेशान किया था। और उसी का नतीजा ये था कि अब काशी से उठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन उसे उठना तो था ही। वैसे भी ससुराल में उसकी पहली सुबह थी शादी के बाद। इसीलिए काशी हिम्मत करके अपने कदम फर्श पे रखती है और बाथरूम में जाने लगती है। काशी बाथरूम में जाकर बाथटब को गर्म पानी से भरती है और कुछ देर उसी में बैठ जाती है। गर्म पानी से उसे काफी आराम मिलता है। कुछ देर के बाद वो शॉवर लेके बाथरूम से बाहर आती है और चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करने लगती है, क्योंकि मीरा जी ने उसे बताया था कि आज उसकी पहली रसोई की रस्म की जाएगी, इसीलिए उसे जल्दी किचन में आना होगा। काशी जल्दी से एक रेड कलर की साड़ी पहन के पूरी तरह से रेडी हो जाती है। आज वो एक नई नवेली दुल्हन की तरह रेडी हुई थी। उसने अपने बाइट मार्क्स को मेकअप से छुपा लिया था और दर्द को कम करने के लिए पेन किलर भी खा ली थी। काशी तुरंत ही सब करके हॉल में चली जाती है, क्योंकि वो पहले ही काफी लेट हो चुकी थी। उसके जाने के कुछ सेकंड के बाद ही कमरे का दरवाजा खुलता है और अक्षत अपनी पसीने से लथपथ बॉडी को पोंछते हुए अंदर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी वर्कआउट करके आया हो। काशी को बेड पर ना देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि रात भर इतना टॉर्चर करने के बाद भी काशी इतनी जल्दी उठ जाएगी। अक्षत भी फिर जल्दी से शॉवर लेने चला जाता है और रेडी होने लग जाता है। वही नीचे काशी अपनी कमर को सहलाते हुए किचन की तरफ जा रही थी कि पीछे से सिया और अन्वी उसे एकदम से आकर पकड़ लेते हैं और दोनों एक एक तरफ से उसके गले में अपना हाथ डालते हुए कहती हैं, लगता है किसी ने रात भर बहुत मेहनत की है। उद्धरण चिन्ह। काशी, जो कि पहले से ही दर्द में थी, उनकी मस्ती को समझ नहीं पाती। वो एकदम से कह देती है, हाँ बहुत दर्द होता है। रात भर बहुत परेशान किया है उस अकड़ू, घमंडी, सडू, नेक्चरे, हिटलर ने इतना परेशान किया है कि पूछो मत। उसके खाने में इतनी मिर्ची डाल दूंगी कि कानों से भी धुआं निकलेगा। हर एक टॉर्चर का गिन गिन के बदला लूंगी उस गब्बर सिंह से। उद्धरण चिन्ह। काशी की बात सुन के सिया और काशी दोनों एक साथ हंसते हुए कहती है, ओ। उन दोनों की हंसी सुन के काशी को समझ में आता है कि वो अभी उन दोनों से क्या बातें कर रही थी। काशी अपनी ही हरकत पे झेप जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। वो अपना हाथ कमर पर से हटा लेती है और उन दोनों को इग्नोर करके किचन में जाने लगती है। लेकिन सिया और अन्वी उसको इतनी आसानी से छोड़ने वाले कहाँ थे। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे किचन में जाते हुए कहती है, भाभी आप बच नहीं सकती है हमसे। डिटेल्स तो आपको देनी ही पड़ेगी। आखिर हुआ क्या था रात को। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को हाई फाई करती है और काशी उन दोनों को घूरने लगती है। उसे अभी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि किचन में अभी मीरा जी और दादी जी भी थी और उन्होंने भी सारी बातें सुन ली थी। काशी को तो उनसे नजरें मिलाने में भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसीलिए वो जल्दी से अपनी शर्म छुपाने के लिए उन दोनों के पैर छू लेती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। मीरा जी और दादी जी से उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। काशी के झुकते ही अन्वी और सिया फिर से उसे छेड़ते हुए कहते हैं, भाभी आप झुकिए मत। वैसे ही आपकी कमर में मोच आई हुई है, कहीं आपके झुकने से आपको और भी ज्यादा दर्द ना हो जाए। वैसे भी रात को आपको फिर से एक नई जंग लड़नी होगी। उद्धरण चिन्ह। दोनों इतना बोल के हंसने लगती है और काशी रोनी सकल बना के अपना सिर झुका लेती है। मीरा जी दोनों को डांटते हुए कहती है, तुम दोनों चुप कर जाओ। बहुत परेशान कर लिया है तुम दोनों ने मेरी बहू को। अब तुम दोनों के मुंह से मुझे कोई भी वर्ड सुनाई नहीं देना चाहिए, वरना तुम दोनों की खैर नहीं है। काशी उन दोनों को डांट पड़ता देख नीचे ही नीचे हंसने लगती है और टेढ़ी नजरों से उनको जीभ दिखाने लगती है बच्चों की तरह। मीरा जी उन दोनों को किचन से बाहर जाने के लिए कहती है।
लेकिन सिया और अनवी बाहर जाने से पहले काशी के पास आते हैं और उसके कान में कहते हैं, डिटेल्स तो आपको देनी ही पड़ेगी। अभी तो हम जा रहे हैं लेकिन बाद में कहाँ जाएंगी आप हमसे बच के। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों किचन से बाहर चली जाती है और मीरा जी और दादी काशी से रस्म करवाने लगती है। वो पहले काशी से चूल्हा पूजन करवाती है और फिर उसे खाना बनाने को कहती है, कुछ भी मीठे में जो कि उसे बनाने का दिल करे। मीरा जी और दादी जी किचन से बाहर चली जाती है और काशी अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टांग के काम में लग जाती है। किचन में इस वक्त कोई भी नहीं था क्योंकि आज काशी को खाना अकेले ही बनाना था। अक्षत, जो कि कब से अपनी धर्मपत्नी को देखने को बेताब था, वो सबकी नजरों से बचते हुए सीधा किचन में चला जाता है और काशी को पीछे से ही कर लेता है। काशी उसके छूते ही उसे पहचान जाती है, लेकिन उसे अभी थोड़ी देर पहले का सिया और अनवी का हंसना याद आता है। इसलिए वो गरम करछी, जो कि इतनी देर कढ़ाई में चलने की वजह से अच्छे से गर्म थी, वो उठा लेती है और अक्षत को खुद से दूर करके उसको अपने बीच में ले आती है। अक्षत अपनी एक आईब्रो ऊपर करके उसको देखता है और फिर कोल्ड वॉइस में बोलता है, अच्छा तो धर्मपत्नी, अब ये आधा इंच का बर्तन तुम्हें मुझसे बचाएगा। उद्धरण चिन्ह। काशी अक्षत को उससे धमकाते हुए कहती है, साइज पे मत जाएगा हिटलर, क्योंकि ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। आप तो न चुपचाप अपनी तासरीफ लेके किचन से दफा हो जाए, वरना तो आज आपको खैर नहीं है। और मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रही हूँ, उस बेरुपये से पूछ लीजिए मैंने अपने इन्हीं नाजुक हाथों से उसका क्या हाल किया था। इसलिए जरा खौफ खाए मुझसे और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। नहीं नहीं, डिस्टेंस नहीं, आप तो किचन से ही रफा दफा हो जाए, उसी में आपकी भलाई है। उद्धरण चिन्ह। काशी की बिना सिर पैर की बातें सुन के अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है। रोज बम, गोली, तोप से खेलने वाले इंसान को वो आज एक आशा इंच की करची से डरा रही थी। अक्षत काशी का हाथ पकड़ के उस हथियार को किचन काउंटर पे रख देता है और काशी की अपनी बाहों में कसते हुए कहता है, बहुत जुबान निकलने लगी है तुम्हारी धर्मपत्नी, लगता है मेरा खौफ कम हो गया है। उद्धरण चिन्ह। काशी हंसते हुए कहती है, भला गधे से भी कोई डरता है। काशी इतना बोल के जोर जोर से हंसने लगती है और अक्षत की भौवें तन जाती है। वो काशी के बालों में हाथ डाल के उसके चेहरे को अपने पास करने लगता है कि काशी मौके का फायदा उठते हुए जोर से आवाज देती है, दादी, छोटी माँ। उद्धरण चिन्ह। काशी अक्षत को धक्का देती है और तभी मीरा जी और दादी जी वहां हाजिर हो जाती है। उनको वहां देख के अक्षत बचने के बहाने खोजने लगता है और काशी की हंसी निकल जाती है। दादी अक्षत को पूछती है कि वो किचन में क्या कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत घिसा पिटा डायलॉग यूज करते हुए कहता है, दादी मैं तो बस पानी पीने आया था। मीरा जी उसकी बात पे हंसते हुए कहती है, अक्सर शादी के बाद लड़कों को ऐसे ही प्यास लग जाती है सुबह सुबह। गलती से वो किचन का रास्ता भी ढूंढ लेते हैं गूगल मैप से। पर कोई बात नहीं बेटा, तुम जरा बाहर चली, हम तुम्हारी प्यास भूख सब अच्छे से मिटाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मीरा जी अक्षत का कान पकड़ के उसे किचन से बाहर ले जाती है और काशी अक्षत की हालत देख के मुस्कुराते हुए फिर से अपने काम में लग जाती है। अक्षत वही अपने मन में, धर्मपत्नी ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हारी ठीक खैर नहीं है, तुम्हारी खबर तो मैं अच्छे से रात को लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर बाद काशी का खाना रेडी हो जाता है और वो सर्वेंट की हेल्प से सब डाइनिंग टेबल पे सजा देती है। सब नाश्ते के लिए आ जाते हैं। अनवी और सिया काशी के मजे लेते हुए कहती है, भाभी पहले भैया को सर्व कीजिए, वो बताएंगे कैसा बीएनएस है, क्योंकि अगर उनको अप्रूवल मिल गया तो समझो सब जा मिल गया। वैसे भी सारी जिंदगी खाना तो उनको ही है, भैया टेस्ट करके सोच लेंगे कि आपकी कुकिंग क्लासेज लगवानी है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। काशी अक्षत की ओर देखती है जो मुंह बना के उसको देख रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसके अरमानों पे काशी ने करची चला दी थी और दादी और मीरा जी की हेल्प से फिर उस पे बुलडोजर भी चलवा दिया था। काशी को समझ आ रहा था कि अक्षत गुस्से में है, फिर भी काशी हिम्मत करके उसको सवे कर ही देती है। अक्षत अपने अंदर ही अंदर हंसते हुए खाना टेस्ट करता है। खाना वाकई में काफी टेस्ट बना था, लेकिन एक बाइट लेते ही अक्षत बुरा सा मुंह बना लेता है। उसका बिगड़ता मुंह देख के काशी को टेंशन होने लगती है। वो रोनी शकल बना के पूछती है, क्या इतना खराब खाना बना है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत उसको सताने के लिए जबरदस्ती खाने को निगलने की एक्टिंग करता है। काशी की आंखों से तो टप टप आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, सॉरी मैंने तो ठीक से ही बनाया था लेकिन पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। उद्धरण चिन्ह। काशी को रोते देख अक्षत जल्दी से उसके पास जाके उसके आंसू साफ करके, खाना टेस्ट बना है,
लेकिन तुम ये आंसू बहा के उसमें नमक मत डालो। पता नहीं इन आंखों में कौन सा बांध फिट करवा रखा है, जब देखो तब ओवरफ्लो होता रहता है। उद्धरण चिन्ह। काशी बच्चों की तरह शिकायत करते हुए कहती है, तो फिर इतनी देर से ये सुअर जैसी शकल क्यों बना रखी थी। अक्षत बेचारा उसकी बातें सुन के स्पीचलेस हो जाता है। उसे खुद के हैंडसम होने पे डाउट होने लगता है। वो खुद के सिर पे चपत लगाते हुए कहता है, मेरी गलती थी। उद्धरण चिन्ह। बाकी सब भी फिर अक्षत की अच्छे से खबर लेते हैं और खाना एंजॉय करते हैं और फिर सब काशी को गिफ्ट भी देते हैं सिवाय अक्षत के, क्योंकि उसने बाद में देने का बोल दिया ऑफिस के लिए निकल गया। क्या गिफ्ट देने वाला है अक्षत काशी को, जानेंगे हम आगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के किए बाय बाय।